गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज द इम्पैक्ट ऑफ आईटी. So this chapter is linked to relatively new topics which are emerging in the latest technology like की big data, IT development, management information system. So ये थोड़ा सा IT part और computer technical knowledge से linked वाला area है. Important one है because इसमें काफी ज्यादा additions आए हैं और थोड़ा हमारे relatively हमारी stream से थोड़ा हटके area है. So स्टार्ट करने जा रहे हैं. बेसिकली फर्स्ट बात क्या है कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए एंड इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट एंड किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हो सकती है. So manager need to assess the good information in able to effectively plan, direct, control the activities that are responsible. For example, the information may be used to benchmark their activities against the other activities. The first chapter of this first part of this chapter focus on the characteristics of the good information and the sources of the management information on the development and impact of the IT information system. So basically information क्यों चाहिए कि हाँ decision making के लिए and business को अच्छे से direct and control करने के लिए. अब बात करते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की कि इंफॉर्मेशन किस तरह की. Managers need good information for planning and decision making in order to manage and control their organization effectively. मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है क्योंकि वो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसको यूज कर सके. गुड इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? एक्यूरेट, टाइमली, रेलेवेंट, यानी कि हमारे पर्पस से जो हमारा पर्पस है बेसिकली बिजनेस करने का उसके लिए हमारे लिए रेलेवेंट होनी चाहिए. क्योंकि हो सकता है कि एक इंफॉर्मेशन मेरे लिए रेलेवेंट है बट आपके लिए वो इंफॉर्मेशन जो है इररेलेवेंट हो. So concise, that is information overload can be a problem but with sufficient detail to enable the effective management. कि वो brief में होनी चाहिए, ये नहीं कि over ही हमने 15 पेज की रिपोर्ट बना दी जो काम हमारा 2 पेज की रिपोर्ट में हो सकता था. एंड नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस कि उसको गैदर करने के लिए हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं लग जाए कि उसका बेनिफिट जो है वो कम हो. So information technology will play a key role in capturing the information. तो आज के डेट में आईटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हम ऑनलाइन इवन गूगल पे हमें देखो काफी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाती है. अब इंफॉर्मेशन जो होती है उसके सोर्सेज किस किस तरह के होते हैं. देयर आर टू सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वन इज इंटरनल सोर्सेज एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी टेकन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एरियाज सच एज accounting records including sales ledger information such as the volume of sales, purchase ledger information such as the value of purchase for each supplier. non current asset की information वो हम कहाँ से ले सकते हैं? मेथड मतलब कि non current asset की information हमें क्या है, जैसे कि depreciation मेथड क्या है, रेट कितना है, किस एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं. सो मतलब हमें देखना है कि किस सोर्स से हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल हो सकती है. अब जैसे कि पेरोल की इंफॉर्मेशन है तो पेरोल की इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए हो सकती है. इंटरनल सोर्सेज में हमें क्या हो गया कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वाले एरियाज उसकी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनल सोर्सेज से मिलती है. तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड वाला हमारा इंटरनल होता है. पेरोल क्या है कि हमने एम्प्लॉय में कितना काम किया, कितनी सैलरी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इंटरनल होते हैं. प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सच एज नंबर ऑफ रिजेक्टेड यूनिट कॉस्ट, तो प्रोडक्शन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी. सेल्स एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सच एज मार्केटिंग रिजल्ट, रिसर्च रिजल्ट, तो उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन होगी. अब एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के किस किस तरह के सोर्सेज होते हैं उनकी एग्जांपल्स अगर हम ले तो जैसे कि सेल्स लेजर है तो उसमें हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है? नंबर एंड वैल्यू ऑफ द इनवॉइस, कि हमारा इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस की वैल्यू क्या है. वॉल्यूम ऑफ सेल्स, कि हमारा सेल्स कितनी वॉल्यूम की हो सकती है. वैल्यू ऑफ द सेल्स एनालाइज्ड बाय द कस्टमर, की सेल्स की वैल्यू कितनी हो सकती है अगर हम कस्टमर का एनालिसिस देखें. बाय प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट वाइज भी देख सकते हैं, कस्टमर वाइज भी देख सकते हैं. तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? सेल्स लेजर से. ऐसे ही परचेज लेजर से हमें कैसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है? रिलेटेड टू द परचेजेस की सप्लायर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इनवॉइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन. पेरोल सिस्टम क्या है कि एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया, कितने घंटे वेजेस कितने हिसाब से लिए, टैक्स उसने कितना पे किया. तो ये क्या है? एम्प्लॉय की पेरोल रिलेटेड इंफॉर्मेशन. अब नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट सिस्टम. तो फिक्स्ड एसेट में हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि हमने एसेट का बाय किया, उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसमें डेप्रिसिएशन कितना लिया, उसकी हिस्ट्री कैसी थी, डेप्रिसिएशन कैसा है.
तो वो हमें फिक्स्ड एसेट सिस्टम से उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये सारे हमारे क्या है, इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से जनरेट हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डायरेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं इसमें कवर्ड होती है। अब नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। In addition to the internal sources, there is much information to be obtained from the external sources. तो internal की तो हो गई, अब internal तो हो गया immediate organization वाला। अब external sources से हमें कैसी information मिल सकती है जो कि within organization नहीं मिलती, बट वो organization की day to day activities के लिए जो होती है relevant सी होती है। अब ये क्या हो सकते हैं, सप्लायर से। तो सप्लायर से हम कैसी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड प्रोडक्ट का प्राइस, ऐसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कस्टमर है, कस्टमर को प्राइस सेंसिटिव है या नहीं, कस्टमर कितना प्राइस पे कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उनका मार्केट डिमांड कैसा है, टेस्ट प्रेफरेंस है, तो ऐसी वाली इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, एक्सटर्नल सोर्सेज से। कहते हैं external information will not always fulfill the criteria relating to the good information. Limitation of using the externally generated information are as follows. तो अगर हम बाहर से इंफॉर्मेशन लेंगे तो उसके कुछ ना लिमिटेशंस भी होते हैं, बिकॉज वो थोड़ा थर्ड पार्टी सोर्स हो जाता है। तो इसके क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन may not be accurate, external information may be out of date, the company publishing the data may not be reputable, and the external information may not meet the exact need of the business, and it may be difficult to gather the external information, for example the customer or competitors. तो बेसिकली अगर देखा जाए एक्सटर्नल सोर्सेज जो है, बाहर वाली इंफॉर्मेशन पे मैं रिलाई कैसे कर सकती हूँ, हो सकता है उसमें गलतियां, अपनी वाले पे तो मेरे को फिर भी थोड़ा सा रहेगा कि मेरी मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है, या फिर हो सकता है वो आउट ऑफ डेट हो, पुरानी इंफॉर्मेशन हमारे पास घूम फिर के आ रही हो, जिस पर्सन ने हमें दी है उसकी मतलब वो रिलायबल है भी या नहीं है, हमें ये भी नहीं पता, और हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट को वो इन्फॉर्मेशन फुलफिल कर रही है, हमें ये भी नहीं पता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन को गैदर करना जो है डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा कॉम्पिटिटर है, हमने बेंचमार्किंग पर्पस के लिए हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हो सकता है वो नहीं शेयर करेगा, वो कहेगा आप मेरे कॉम्पिटिटर हो, व्हाई शुड आई शेयर माय इन्फॉर्मेशन विद यू। तो ऐसे वाली दिक्कतें हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आ सकती हैं। अब एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि सप्लायर से हमें प्रोडक्ट प्राइस रिगार्डिंग प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग मिल सकती है। न्यूज़पेपर में तो हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मार्केट रिलेटेड, कॉम्पिटिटर रिलेटेड, न्यू शेयर प्राइस रिलेटेड। गवर्नमेंट से हमें गवर्नमेंट की रिलेटेड पॉलिसी, गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड गवर्नमेंट के कोई इकोनॉमिक ग्रोथ, डेमोग्राफिक्स, ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। सो उसके बाद हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। बेसिकली हमें क्या होना है, हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके कोई भी इंफॉर्मेशन हो हमें उसको गैदर करना है। तो बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मस्ट एक्सीड द कॉस्ट, यानी कि मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, इंटरनल है या एक्सटर्नल, वैसे तो दोनों भी हो, तो हमारा उसका बेनिफिट जो होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू उसको बाय करने में हमें कॉस्ट जो है ज्यादा लगती है। Benefit and cost of information. The design of the management information system should involve the cost benefit analysis. A very refined system information may benefit, but they cost. The advent of the modern system, a modern IT system, has reduced the cost significantly. However, skilled staff have to be involved in the operation of the information system, and they can be very expensive to hire. सो बेसिकली अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर हम लगा रहे हैं तो वो इस तरह से लगाओ, उसको इस तरह से यूज करो कि ये उसका कॉस्ट जो हो कम हो, ना कि उसको लगाने से, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने से हमारी जो है कॉस्ट जो है बढ़ जाए। सो बस ये इसके रिगार्डिंगली इन्होंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के रिगार्डिंगली एक जस्ट सिंपल एग्जांपल दिया है, इसको जैसे प्लेन ब्रीफ देने की रिक्वायरमेंट है। सो अब कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो दो तरह की इंफॉर्मेशन कॉस्ट में क्लासिफाई की जा सकती है, एक होती है कॉस्ट ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन एंड द नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। अब कॉस्ट ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या है, डायरेक्ट डेटा कैप्चर कॉस्ट, एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ बारकोड स्कैनर इन अ सुपरमार्केट। प्रोसेसिंग कॉस्ट, जैसे कि सैलरी पे कर रहे हैं, पेरोल प्रोसेसिंग स्टाफ, ये सारी कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे कि इंफॉर्मेशन कलेक्टेड व्हिच इज नॉट इमीडिएटली और इज डुप्लीकेट, तो ये सारी क्या होगी कि डायरेक्टली कैप्चर करने की, उसको प्रोसेस करने की, या उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि कोई डायरेक्ट कॉस्ट है, अब जैसे कि हमें क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन करनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है कि अगर हमारा कोई टाइम वेस्ट हो गया उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने में, वो डायरेक्टली उसकी कॉस्ट नहीं है, बट ये उस टाइम पीरियड में मैं कुछ और कर सकती थी। मैनेजमेंट रिगार्डिंग कॉस्ट की, यस मुझे मैंने पर्सन हायर किया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने में, प्रोसेस करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है, मेरे पास लैपटॉप है, मैंने हार्डवेयर लगाया हुआ है,
तो ये सारी मेरी हो सकती हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। अब चलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। The information system must be capable of producing performance and control of information that is consistent with the objective of the management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस तरह के लिए हम यूज कर सकते हैं ताकि हम असेस कर सके परफॉर्मेंस को, ताकि बिजनेस इंडिविजुअल लेवल पे भी देख सके और डिविजनल और प्रोडक्ट लेवल पे भी देख सके कि कैसी की परफॉर्मेंस चल रही है, या फिर हम इन्वेंटरी को वैल्यूएशन करने में यूज कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम फ्यूचर प्लान्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। द प्रोविजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में असिस्टेंट मेकिंग द फ्यूचर असेस बेनिफिट्स। कंट्रोलिंग पर्पस पे इसको यूज कर सकते हैं कि वेरिएंस रिपोर्टिंग वगैरह की हेल्प से। एंड द नेक्स्ट वन इज मेकिंग डिसीजन। फॉर एग्जांपल, through the provision of summary information which can be used to make the strategic decision, or through the provision of more detailed information which can be used to make tactical and operational decision। तो इस चीज के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन हम प्रोड्यूस करें वो हाई क्वालिटी के लिए हो ताकि वो हमारी गुड इंफॉर्मेशन का क्राइटेरिया फुलफिल कर सके। तो बेसिकली हम इसको किस लिए यूज करेंगे? परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, वैल्यूएशन पर्पस के लिए, फ्यूचर प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, और इवन फॉर द कंट्रोलिंग पर्पस के लिए हमारी इंफॉर्मेशन की जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होते हैं हमारे यूजफुल होते हैं। अब बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होते क्या है, हम बात तो कर रहे हैं ये होते क्या है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम are system to produce information to allow manager to make effectively decision। एक ऐसे सिस्टम जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे हमारे मैनेजर्स जो है डिसीजंस ले सकते हैं। सो इन सिस्टम्स में क्या होता है? इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, इंफॉर्मेशन की कलेक्शन होती है ताकि वी कैन मेक सम स्ट्रेटजीज फॉर आवर बिजनेस पर्पस। सो एन MIS कन्वर्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन which is then communicated to the managers at all level and across all the functions to enable them to make timely and effective decisions for planning, directing and controlling activities। तो ये क्या करेगा? MIS क्या करेगा? हमने IT में भी पढ़ा हुआ है ये, इवन इसका वगैरह ऐसे सब्जेक्ट्स में, कि ये क्या करता है? इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करता है, देन उस डेटा मतलब डेटा को कलेक्ट करता है, उस डेटा को प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हमारे मैनेजर्स को, सीनियर मैनेजर्स को, जो जो रेलेवेंट पार्टीज है उनको इंफॉर्मेशन देता है ताकि वो अपने डिसीजन जो है ले सके। What makes high quality MIS? A quality MIS will define the area of control within the organization and the individual who are responsible for those areas। तो वो क्या करेगा? बताएगा कि कौन कौन से एरियाज जो है मुझे जहां पर कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, एंड कौन कौन से पर्संस हैं जो उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जिनको उन्होंने कंट्रोल करना है। Ensure that the relevant information is communicated and the flow of the manager in charge of those areas। तो वो देखेगा कि ये relevant information जो है communicate हो रही है सारी पार्टीज को, और कौन कौन उसके जो है इंचार्ज पर्सन है। Flow the products information that fulfills the criteria of good information। तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन को बनाएगा जो गुड इंफॉर्मेशन के क्राइटेरिया को जो है फुलफिल कर सकते हैं। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ MIS। MIS किस किस तरह के होते हैं? फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब एग्जीक्यूटिव को आपको नेम से ही लग रहा होगा कि सीनियर लेवल का कुछ, जैसे एग्जीक्यूटिव नेम से पता चल रहा है। सो एन EIS give the senior executive access to internal and external information। Information is presented in a flexible, user-friendly and summarized form with the option to drill down to greater level of detail। तो बेसिकली समराइज फॉर्म वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है, फ्लेक्सिबल और यूजर फ्रेंडली होती है, और ये सीनियर लेवल के लिए होती है, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। एंड द नेक्स्ट वन इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो अभी नेम से लग रहा है डिसीजन में सपोर्ट करने वाला सिस्टम। सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है? एड करता है मैनेजर्स इन मेकिंग डिसीजन। The system assesses usually from the data warehouse and manipulates data using data mining and analytical tools to predict the consequences of the number of possible scenarios and manage them in they use the judgment to make the final decision। तो बेसिकली ये क्या करता है? डिसीजन लेने में हेल्प करने वाला सिस्टम, जो कि क्या करेगा? डेटा वेयर हाउस, जहाँ पे बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, और डेटा मीनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग, कि जिसमें हम डेटा को डिग इन करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो वहां से इंफॉर्मेशन को असेस करता है एंड देखता है कि कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं, जजमेंट करने में हमें हेल्प करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कि यस फॉर द पर्पस ऑफ दिस थिंग आपका ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, फॉर द पर्पस ऑफ दैट थिंग ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। सो उस बेस पे हम जो है डिसीजन जो है ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? TPS सिस्टम। A TPS is mainly used by operational managers to make decision
It records all the daily transaction, for example, pay or purchase of an organization and summarizes them so that they can be reported on a routine basis. तो ये क्या करेगा, ऑपरेशनल मैनेजर्स को यूज करेगा, उनकी हेल्प करेगा ताकि वो डिसीजन ले सके। वो क्या करता है, डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, तो नेम से पता चल रहा है ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा, रिकॉर्ड करेगा उनको, ताकि वो उनको हम समराइज फॉर्म में देख सके एंड रूटीन पर्पस पे हम जो है रिपोर्टिंग उसकी कर सके। ठीक, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सिस्टम विच इज एक्सपर्ट सिस्टम। अब नेम एक्सपर्ट सिस्टम क्या लग रहा है, एक्सपर्ट जो कि जिसमें स्पेशलिस्ट पर्सन की नॉलेज होती है। सो एक्सपर्टाइज वाला सिस्टम। सो ये क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ डेटाबेस होल्डिंग अ स्पेशलिस्ट नॉलेज, फॉर एग्जांपल ऑन लॉ, टैक्सेशन एंड अलाउ नॉन एक्सपर्ट टू इंटेरोगेट देम फॉर इंफॉर्मेशन, advise and recommend decision and can be used at all level of management. सो इसमें क्या होता है, एक डेटाबेस है जिसमें ना सारी तरह की नॉलेज है, चाहे लॉ के रिगार्डिंग चाहे टैक्सेशन के रिगार्डिंग। अब ये इंफॉर्मेशन को हमारे नॉन एक्सपर्ट क्या करेंगे, देखेंगे, ताकि उसको एंड उसके बेस पे वो नॉलेज गैदर कर सकते हैं। मुझे लॉ की नॉलेज नहीं है, सपोज मुझे एक प्रोविजन नहीं पता, तो मैं उस सिस्टम में से उसकी हेल्प से अपने जो है डिसीजन ले सकूंगी, और मैं इसको क्या कहते हैं, ये जो सिस्टम है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले जो है इसको यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। अब ये इनकी एग्जांपल्स हैं, जस्ट इनको प्लेन रीडिंग देने वाली रिक्वायरमेंट है कि कैसे कैसे हो सकते हैं, एंड ये टीवाईज हैं, थ्योरी बेस्ड है। अब नेक्स्ट चलते हैं लीन एमआईएस। लीन एमआईएस क्या होता है? Lean is a philosophy of management based on cutting out the waste and unnecessary activities. It closely relate to the other quality practices and is therefore ये next actually quality वाला chapter है, उसमें ये आने वाला है in detail। तो basically lean principle क्या कहता है कि हमारी जो unnecessary activities जो है हमने उनको क्या करते हैं eliminate, और हमारा waste वो कम से कम। तो ये एक्चुअल में 5S के ऊपर चलता होता है, इसका सिनेरियो दिया आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो अब इसकी इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। लीन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, many organizations are aiming to improve the efficiency and minimize waste through the adoption of a lean principle. The organizational objective will directly impact the objective of the management accountants in the alignment of the objective is necessary. As a result, management accountant will require the information system that has been simplified and inefficient and keep waste down to a minimum. This may, for example, result in the provision of information for the management accountant be simply to read in the instantly accessible. तो basically lean system क्या करता है, ये इससे हमारी efficiency level जो है improve होता है, ताकि हमारा waste हो कम से कम हो, and क्या कहते हैं सारी unnecessary activities जो है eliminate हो जाए। सो ये क्या कहते हैं कॉस्ट कटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस देने वाली चीज में से आ जाता है लीन सिस्टम। अब नेक्स्ट क्या है, द नीड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट, कि हमें हमारे सिस्टम को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट ही क्या है। अब the organizational management accounting system and its information system in general need to be developed continuously, otherwise they will become outdated and will not fit in the circumstances for the organization, and there are many reasons why the system may need to be changes। तो अब हमें बताना है कि हमें क्या नीड है कि हम अपने सिस्टम को चेंज करें। फर्स्ट वन इज न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी ड्राइवन एनवायरनमेंट है, बार बार टेक्नोलॉजी जो है चेंज हो रही है। So technological development should be embraced by the organization as an opportunity to better manage and measure the performance and as a way to drive a competitive advantage। तो हमें पता है कि जो है टेक्नोलॉजी जो है हमें competitive advantage जो है प्रोवाइड करेगी। अब adapting management accounting and information system for technology development, तो इसके रिगार्डिंग एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। Some technology development will effectively update existing system and improve their capability. These have been terms to core modernization tools and consider the mainstreams. Other development will deliver the new capabilities pursuing management accountant role in the organization forward. Then nothing to read that much. बस इन्होंने बताया हुआ है कि इस न्यू टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करके कैसे हम अपने आप को एडवांस फॉर्म में लेके आ सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स लेके आ सकते हैं, जो इसको जल्दी अडॉप्ट करेगी इंफॉर्मेशन को, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को है वो गैदर कर लेगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज कंपटीशन। अब आज की डेट में कंपटीशन वाला जमाना है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी उतनी जल्दी हम क्या कहते हैं अपने आप को कॉम्पीट कर पाएंगे एज कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर। मोर एंड बेटर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू कम्पीट सक्सेसफुली इन व्हाट इज ऑफन हाईली अनप्रेडिक्टेबल एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस।
अब नेक्स्ट चलते हैं बिजनेस ग्रोथ की तरफ। मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव ग्रोन इन द साइज एंड बिकम फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन with operation and processing centers in several countries. This has resulted in need to consolidate system to say one type of accounting software, align consistent and standardized system and processes. तो बिजनेस की ग्रोथ के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है, एमएनसीज आ रही हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए। अब नेक्स्ट वन इज चेंज इन द बिजनेस स्ट्रक्चर। तो आज की डेट में बिजनेस स्ट्रक्चर जो है पुराने वाले सिनेरियो से ज्यादा काफी ज्यादा चेंज आ गया है। These changes were discussed in chapter 4 as an example why a business structure may impact the information system development and following from a previous point. Multinational company may make the decision to consolidate all of the management accounting activities to one site, often called as shared service center, and to implement one management accounting system which is fully integrated with the organization information system. So आज की डेट में क्या कहते हैं, शेयर्ड बेस सिस्टम चलता है, सारे एक ही सिस्टम में जो है सारा डेटा जो है आता होता है। अब नेक्स्ट इज कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस। वो कहते हैं आजकल रेगुलरली चेंज हो रही है ड्यू टू द इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट्स मे बी डिजाइन एंड प्रोड्यूस क्विकली एंड एफिशिएंटली, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एडिट और 3D प्रिंट। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली जो है न्यू सिस्टम जो है चेंज हो रहा है। अब 3D प्रिंटिंग है क्या, एक बार हम ये रीड आउट कर लेते हैं। जस्ट अ नॉर्मल प्रेम रीड कि हाँ जस्ट कि वैसे तो पेपर में ऐसे टॉपिक्स नहीं आते हैं, बट हमें पता होना चाहिए। जस्ट आई एम जस्ट रीडिंग इट वंस। So 3D printing is a part of process known as additive manufacturing with an objective to create a layer by layer. To begin with the blueprint, we need to be made modeling software widely available and catering for domestic and industrial scale operation. Alternatively, objective created by other will be accessories or a special commodities. तो basically ये ना 3D एक हम ना रूटीन में भी देख सकते हैं, अलग से विजुअली दिखने वाली चीज होती है वो 3D प्रिंटिंग होती है। एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इसमें चलती होती है। सो इसके फायदे क्या होते हैं, इसमें स्पीड बढ़ती है, कॉस्ट एडवांटेज है, कस्टमाइजेशन भी हम करा सकते हैं, वेस्टेज हमारा इसमें कम होता है एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी इससे बनती है। सो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। देन उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि हमें चेंज करने की क्यों रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम को, तो उसी का ही एक नेक्स्ट पॉइंट है कि चेंजिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। की आज की डेट में हमारे स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स की जो है एक्सपेक्टेशन जो है पहले की तरह नहीं है। अब वो एथिकल भी चलते हैं, उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उनको प्रॉपर सारा डाइवर्सिफाइड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ऑर्गेनाइजेशन आर नाउ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन to satisfy the diverse need of the stakeholders. Shareholders are becoming increasingly aware for the need of the organization to demonstrate, for example, good ethical and sustainability practice. The information system may need to change or capture the information required to meet these needs. Next is new accounting developments such as ABC, throughput accounting or environmental management accounting may result in the adoption of the new information system to capture and analyze the required information. तो information system की requirement से हमारा क्या होगा, कैप्चर कर सकते हैं डेटा को और इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। सो ये TYUs है, थ्योरी बेस्ड TYUs है, तो ये जस्ट रीड देने वाली रिक्वायरमेंट है हमारी। एंड अब मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज IT डेवलपमेंट। So अब हमारा next topic है IT development का। So in this section we will look at the technological driver changes facing the business world today. तो ये ना कुछ new topics हैं जो कि technical articles की form में अभी publish हुए थे, और ये new areas हैं जहाँ पे IT में from the 18th century till now जो है revolution जो आया है। So अब इसमें क्या है,